गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 99 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 99 नोट आउट। बस एक सेशन हमारा अब सैटरडे का और बचा है, जिसके अंदर मैं रिवीजन करवाता हूँ। उस दिन हमारे 100 सेशन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर ये वाले हमारे स्टूडेंट दरबार बंद हो जाएंगे, क्योंकि 1 सितंबर से हमारी अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगला पूरा महीना अमेंडमेंट क्लास में जाएगा, अगला पूरा महीना कस्टम की रिवीजन क्लास में जाएगा। तो सितंबर का पूरा महीना ना आपकी अमेंडमेंट और कस्टम की रिवीजन क्लास में जाने वाला है। तो जो जो बच्चे कस्टम के रिवीजन की वेट कर रहे हैं, उनका इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और जो बच्चे अमेंडमेंट्स की वेट कर रहे हैं, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, विद डिटेल केस स्टडी, वो सारी की सारी बातें हम 1 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। बच्चा कह रहा है सर सच्ची आपने ना कमाल कर दिया। कई बार हैरानी होती है कि मतलब आप थकते ही नहीं हो कि आपने 100 लेक्चर कंप्लीट कर दिए। सर ये मेरे लेक्चर कंप्लीशन नहीं है, ये आपका सपोर्ट है। आप सोच के देखना कि अगर एक भी बच्चा यहाँ पे आके नहीं बैठता तो मैं 100 लेक्चर कैसे कंप्लीट कर पाता। ये 100 लेक्चर जो भी कंप्लीट होंगे, बस भगवान करे 100 लेक्चर हमारे जरूर कंप्लीट हो, अच्छे से कंप्लीट हो, आपके आशीर्वाद से कंप्लीट हो, आपके प्यार से कंप्लीट हो, और मैं ये सेशन लगातार चलाता रहूं जब तक आपके एग्जाम नहीं होते ना। मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिस करवाता रहूं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और सुनो ध्यान से। ये मत सोचना कि वो सैटरडे वाली रिवीजन बंद हो जाएगी। सर वो रिवीजन अब चलती रहेगी, मतलब वो रिवीजन चलेगी चलेगी। उसके अलावा अमेंडमेंट सेशन हमारे चलेंगे, अमेंडमेंट क्लासेस हमारी चलेंगी चलेंगी। और जब अमेंडमेंट क्लास खत्म हो जाएंगे, देन फिर कस्टम की रिवीजन क्लास जो होगी वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है जी। आज हमें क्या करना है, अब मैंने ट्यूसडे को आपका सेशन नहीं लिया था, क्योंकि लास्ट 1 वीक से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही। ठीक है जी, लास्ट 1 वीक से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही पिछले, तो इसलिए मैंने आपका बस डायरेक्टली फिर सैटरडे के बाद सैटरडे ही सेशन लिया था, मैंने आपको बताया भी था। बट आज मैं सेशन लेने जा रहा हूँ। ठीक है जी। आज के सेशन में हमने कैपिटल गेन और अदर सोर्स के जो हमारे बैलेंस कुछ एमसीक्यूज थे, उसका टेस्ट आज हमारा है। अब जितने भी आज हम एमसीक्यूज करेंगे ना, बस मुझे देखना है कि आपके कितने नंबर आएंगे। और इसके बाद फिर ये सेशन हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देन फिर सेशन 100 हमारा सैटरडे को होगा, उसमें फिर हम वही रिवीजन करेंगे जो मैंने आपको टारगेट दिया है। ठीक है। उसके बाद फिर सितंबर से हमारी अमेंडमेंट क्लास और कस्टम की रिवीजन क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। बच्चा कह रहा है सर मजा आने वाला है। अमेंडमेंट कितनी है, कैसी है, टेंशन मत लो। एक एक अमेंडमेंट क्लास में आपको फील करवा दूंगा कि अमेंडमेंट है तो मुश्किल, बट अभी मुश्किल नहीं लग रही, क्योंकि इतने बढ़िया नोट्स बना के दूंगा, इतने बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा ना, आप गलती कर ही नहीं सकते। बच्चा कह रहा है सर विश्वास है आपके ऊपर, बस विश्वास बना के रखना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी सारी टेंशन मेरी है। इधर देखो ध्यान से, फटाफट से रही एक बार। मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिए थे। फटाफट से बोल दो रही यस या नो। लास्ट सेशन जो हमने किया था बहुत पहले, उसमें जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते थे, उसमें मेरे ख्याल से हमने 25 हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। 26 से आज हमें करने हैं। अब जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से बैठ के करेंगे। ठीक है। आपने बस मुझे आंसर देने हैं, आंसर लिखते जाना चैट बॉक्स के अंदर, और चेक कर लेना कितने बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन। आपने बोल रही अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 15, 56, 22, 28। अपने बोल दो 15 किसका है? सैलरी का। 22 हाउस प्रॉपर्टी, 28 पीजीबीपी, और 56 किसका है? अदर सोर्स का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद इनकम अंडर हेड अदर सोर्स इज टैक्सेबल ऑन। जो अदर सोर्स की इनकम है वो किस बेस पे टैक्सेबल होती है? ड्यू बेसिस पे, receipt basis पे, on the basis of method of accounting regularly employed by assessee, none of the above। अपने बोल दो अदर सोर्स की इनकम। मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आप अकाउंटिंग मेथड फॉलो करते हो, चाहे वो ड्यू बेस फॉलो करते हो तो ड्यू बेस पे टैक्सेबल होगी, अगर वो कैश बेस फॉलो करते हो कैश बेस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। मतलब जो भी आप मेथड फॉलो करोगे आपकी इनकम उस बेस पे टैक्सेबल होगी। अदर सोर्स का लो ये बात कहता है। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? सी, 27 का आंसर बनेगा सी। उसके बाद फिर यहां पे चेक करो जी, डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E इज टैक्सेबल ऑन। अगर इसके ऑप्शन ना भी दियो ना तो भी मेरी फैमिली का बच्चा सही आंसर दे के आएगा। आपने आप बोल देना डीम्ड डिविडेंड में ना सेक्शन नंबर 222 हमने किया था, उस 222 के ABCDE, ABCD मैंने कहा था अलग होते हैं, 222E आपका अलग होता है। एक बच्चा कहता है यार 222E में क्या था? याद करो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी स्पेसिफाइड शेयर होल्डर को लोन या एडवांस देती है तो उसके हाथ में डीम डिविडेंड बन जाता है। और मैंने कहा था जैसे ही वो डिविडेंड रिसीव होता है उसके बेस पे टैक्सेबल होगा। तो डीम्ड डिविडेंड सिर्फ 222E वाला वो रिसीप्ट बेस पे टैक्सेबल होगा, बस एक बात ध्यान दो।
बाकी सारी अदर सोर्स की इनकम जो मेथड फॉलो करेंगे उस बेस पे टैक्सेबल होगी। बट अगर मैं डीम डिविडेंड 222 वाले की बात करूंगा, वो टैक्सेबल किस बेस पे होगा? रिसीप्ट बेस पे टैक्सेबल होगा, ये बात ध्यान दो। तो इसका क्या बन जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, रेंट रिसीव बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड। एक बच्चा बोल पड़ा हाउस प्रॉपर्टी। इधर आओ, नालायक मार खानी है मेरे से, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, ऐसे मत बोलो। बच्चा कह रहा है क्यों सर, रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में आती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओरिजिनल टेनेंट को जो किराया मिला वो उसकी बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जो सब लेटिंग, याद करो सब लेटिंग मतलब मैंने किराए पर लिया, मैंने फर्दर किराए पर दिया, तो मेरे हाथ में जो इनकम आएगी वो अदर सोर्स की इनकम होगी। हाँ, जिसको मैं किराया पे करूंगा उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी। तो उसने सबलेट की बात की है, तो भैया सबलेट की बात की तो इनकम किस में टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, मिस्टर एल टेकन ए हाउस ऑन रेंट। एल ने रेंट किराए पर, हाउस किराए पर लिया, सबलेट द सेम टू मिस्टर एम, आगे सबलेट कर दिया एम को। फ्रॉम सच हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर हेड। अपने आप बोल देना, मैंने हाउस किराए पर लिया, मैंने आगे किराए पर दे दी, तो मेरे हाथ में जो इनकम आएगी, अभी मैंने आपको बताया किस हेड की इनकम टैक्सेबल होगी? अदर सोर्स में इनकम टैक्सेबल होगी। बच्चा कह रहा है हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं आएगी? हाउस प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल ओनर होगा उसके हाथ में किराया जो आएगा वो हाउस प्रॉपर्टी का है। मैं ओरिजिनल ओनर नहीं हूं, मैंने फर्दर किराए पर दिया है, मुझे जो किराया आएगा वो मेरी किसकी इनकम बनेगी? अदर सोर्स की। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों के सही हैं, टोटल 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर पांचों के पांचों ही सही हैं इट मींस आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 31 फिर, मिस्टर जी, क्वेश्चन बहुत बढ़िया ध्यान से पढ़ना जी। मिस्टर जी हैज रिसीव ए सम ऑफ 51,000 on 24th October 2019 from relative on the occasion of his marriage। आपने आप बोल दो 51,000 का सम मिला, रिलेटिव से मिला, मैरिज पर मिला। तो भैया अगर मैरिज पर ना भी मिले, रिलेटिव से मिलने वाला तो गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है, चाहे वो किसी भी ओकेजन पर मिले। तो अपने बोल दो 51,000 टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, ये क्या होंगे? एग्जाम्प्ट। रीजन बिंग क्योंकि रिलेटिव से मिल रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 51,000 जो एंटायर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? एग्जाम्प्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। यस, आपके क्वेश्चन इसी में से एग्जाम में से बनेंगे अगर आपने तैयारी अच्छे ढंग से की है। उसके बाद एक और, मिस्टर एस जी हैज रिसीव ए सम 75,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड। उसके दोस्त से गिफ्ट मिला है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। सर मैरिज पर नहीं मिला, मैरिज एनिवर्सरी पर मिला है और दोस्त से मिला है, तो भैया दोस्त रिलेटिव में कवर नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी एक्सेप्शन में कवर नहीं है, तो पूरा कंप्लीट 75,000 जो होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो गलती से 25 मत बोलना। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा होगा तो कंप्लीट वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान दो। तो यहां पे क्या होगा? एंटायर 75,000 इज चार्जेबल टू टैक्स। उसके बाद एक और, ए लेडी रिसीव गिफ्ट वर्थ ₹1,00,000 फ्रॉम हर रिलेटिव। उसके रिलेटिव को गिफ्ट मिला। पहली बात तो ये एग्जाम्प्ट हो गया, मैंने कट मार दिया क्योंकि रिलेटिव से मिला है, कहीं पर भी मिले एग्जाम्प्ट है। 60,000 पे उसको ऑफिस के क्लिक से मिले मैरिज एनिवर्सरी पर, ऑफिस के क्लिक्स उसके रिलेटिव में कवर नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी एक्सेप्शन में कवर नहीं है, तो सिर्फ 60,000 जो होगा इस लेडी के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि टैक्सेबल अमाउंट ऑफ गिफ्ट कितना होगा? 1,60,000 नहीं होगा क्योंकि 1,00,000 एग्जाम्प्ट है। 60,000 बचा, 50,000 से ऊपर 10,000 है, बट मैंने कहा था जैसे ही 50,000 से ऊपर जाएगा तो कंप्लीट वैल्यू टैक्सेबल होगी। तो कंप्लीट वैल्यू कितनी है? 60,000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही आ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन? मेरे नोनू मेरे सोनू जो बच्चे नए हैं उन्हें समझ में आ रहे हैं कुछ? क्योंकि वो अभी पता नहीं अब इतने टाइम के बाद कहाँ से मेरे से मुलाकात करने के लिए, कई बच्चे नए ऐड होते हैं ना डेली, उनको पता ही नहीं स्टूडेंट दरबार चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। आगे देखो जी, गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज रिसीव फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव। अपने आप बोल रहा हूं मैरिज पर गिफ्ट मिल रहा है, नॉन रिलेटिव से ही क्यों ना मिल रहा हो, तो भैया एग्जाम्प्ट है क्योंकि शादी पर मिलने वाला गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है चाहे कहीं से भी मिले। तो भैया मैरिज पर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? नॉट लाइबल टू टैक्स, इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। उसके बाद मिस्टर पी रिसीव कैश गिफ्ट 51,000 फ्रॉम मिस्टर क्यू ऑन द ओकेजन ऑफ 50th बर्थडे। मिस्टर क्यू इज नॉट रिलेटिव, द अमाउंट लाइबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर क्यू। तो भैया सिंपल सी बात है, आपने आप बोल देना मिस्टर पी रिसीव कर रहा है कैश गिफ्ट मिस्टर क्यू से ऑन द ओकेजन ऑफ 50th बर्थडे ऑफ मिस्टर क्यू इज नॉट रिलेटिव।
मतलब 50 में बड़े बार मिस्टर क्यू जो है उसका रिलेटिव नहीं है, वो कह रहे हैं लायबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर क्यू। कंफ्यूज कर दिया सर, उसने मिस्टर क्यू की बात की है, मतलब गिफ्ट देने वाले के हाथ में क्या होगा, तो भैया गिफ्ट देने वाले के हाथ में तो नील आंसर आएगा। हाँ, गिफ्ट लेने वाले के हाथ में अगर मिस्टर पी की बात करता तो 51,000 आंसर आता। बहुत ध्यान से देखना सर, क्योंकि गिफ्ट देने वाले के हाथ में कैपिटल गेन में सेक्शन 47 एग्जाम्प्ट होता है, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट लेने वाले के हाथ में होती है। उसने बोला क्यू से गिफ्ट मिला पी को, तो अगर क्यू से गिफ्ट मिला पी को तो क्यू ने गिफ्ट दिया ना, तो उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी थोड़ा होगी, मिस्टर पी के हाथ में टैक्सेबिलिटी होगी। तो अगर यहां पे क्यू की जगह मिस्टर पी होता, फिर मैं आंसर देता 51,000। मिस्टर क्यू से गिफ्ट मिला है तो क्यू के हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है जी? बच्चा कह रहे हैं ओ माय गॉड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकती हैं क्या? मेरे लाल ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। आगे देखो जी, बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। मिस्टर एक्स रिसीव कैश गिफ्ट रुपीज 1,01,000 फ्रॉम मिस्टर सी, फ्रॉम मिस्टर सी, फ्रॉम मिस्टर सी on the occasion of 50th birthday. Mr. C is his son. मिस्टर सी उसका सन है। द अमाउंट लाइबल टू टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर सी, तो भैया मिस्टर सी तो गिफ्ट दे रहा है, उसके हाथ में तो वैसे भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। और अगर मिस्टर एक्स की भी बात करते तो भी कोई टैक्सेबिलिटी ना होती। रीजन बिंग सन उसका रिलेटिव है, रिलेटिव से मिलने वाला गिफ्ट एग्जम्प्ट होता है। तो अगर यहां पे लिखा होता ना सी की जगह एक्स लिखा होता कि जिसको गिफ्ट मिल रहा है उसके हाथ में टैक्सेबिलिटी हुई, तो भी आंसर नहीं लाता। रीजन मिंग, क्योंकि यहां पे उसने बोला सन, सन रिलेटिव में कवर होता है, और अगर रिलेटिव से किसी भी ओकेजन पर गिफ्ट मिलेगा तो उस केस में कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। बट उसने यहां पे मुझसे पूछा सी, तो सी तो गिफ्ट देने वाला है ना, तो देने वाले के हाथ में तो वैसे ही गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होता। और अगर लेने वाले की बात करूंगा तो लेने वाले केस में यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है और रिलेटिव आपके एग्जाम्प्ट होते हैं। उसके बाद एक और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है? कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है आपको ये बतानी है। पहला, मनी रिसीव एज गिफ्ट शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट इफ इट इज एक्सीड 50,000। मनी गिफ्ट टैक्सेबल होगा अगर 50,000 से ऊपर है रेसिपिएंट के हाथ में, बिल्कुल सच बोल रहे हैं जी। Stamp duty value of immovable property if it is given without consideration the stamp value exceed 45, नहीं, यहां पे आना चाहिए 50,000। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो एफएम भी ज्यादा हो 40,000, यहां पे भी कितना आएगा 50,000। नन ऑफ दी अबव, कोई भी स्टेटमेंट सच्ची नहीं है, झूठ बोल रहा है। एक स्टेटमेंट सच्ची है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये स्टेटमेंट सच्ची है। क्योंकि अगर कैश गिफ्ट मिलेगा 50,000 से ऊपर होगा तो रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एक और, विच सेक्शन स्टेट द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज अलाउड फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स? याद करो अदर सोर्स का चैप्टर, मैंने कहा था 56 से लेकर 59 तक चलता है। 56 स्टार्टिंग सेक्शन, 57 होता है डिडक्शन का। 57 किसका होता है? डिडक्शन का। तो उसने मुझसे कौन सा कहा है कि जिस सेक्शन में एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है उस सेक्शन का नंबर बता दो, दैट इज सेक्शन नंबर 57। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो भी आपके 5 हेड होंगे उसके जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होंगे वो आपको याद करने हैं। बहुत जल्दी इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा ताकि हर बच्चा वो सेक्शन तो जरूर याद कर ले, ठीक है जी। तो ये आपका 57, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39, द डिडक्शन अलाउेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। आपने आप बोलता फैमिली पेंशन जो है टैक्सेबल डिडक्शन के बाद होती है, कितनी डिडक्शन मिलेगी? 15,000, 15,000 और फटाफट से बोल दो रे, 15,000 और 1/3 जितनी पेंशन मिली उसका 1/3 विच एवर इज लेस। तो देखो यहाँ पे 15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन विच एवर इज लेस जो होगा इतने की मुझे मिलेगी डिडक्शन, इसके बाद जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जा रहा है कुछ माइंड के अंदर, पक्का पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे, कुछ तो समझ में आता होगा ना। ये तो लगता होगा ना कि हाँ हमने पहले कुछ पढ़ा हुआ है। 100% तो नहीं आएगा, बट अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है, और जिन बच्चों के तो पूरे ही क्वेश्चन सही आ रहे हैं ना, बस वो अपना इसी तरह से चलते रहें, उनके एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे। बट उनके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं ही कर सकता हूं, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन नंबर 40, मिस्टर एम रिसीव द फॉलोइंग इनकम असेसमेंट ईयर 2021, डिटरमाइन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम कितनी है? डायरेक्टर फीस 5,000 रुपये टैक्सेबल होगी,
इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन पाकिस्तान, ये टैक्सेबल होगी। रेंट फ्रॉम लेट आउट लैंड इन जयपुर 20,000, ये टैक्सेबल होगा। उसके बाद फिर यहां पे निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन एचडीएफसी बैंक, ये टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, तो ये एग्जाम्प्ट है, इंडियन कंपनी से मिलने वाला डिविडेंड 10 लाख तक एग्जाम्प्ट होता है। तो अदर सोर्स में इनकम कौन सी टैक्सेबल होंगी, बस ये ऊपर वाली चार। तो 41,000 जो होगा ये हमारा आंसर आएगा जी। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे बच्चों का 41,000 आ गया होगा। कई नालायक बच्चों ने 46 लिख दिया होगा। सर डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से मिलता है, याद करो क्लास के अंदर कहा भी था सेक्शन 115 बीबीडीए 10 लाख तक का डिविडेंड एग्जाम्प्ट होता है। तो डिविडेंड है ही कितना, 5,000 पे एग्जाम्प्ट है, तो बाकी सारी इनकम कहां टैक्सेबल होगी, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। बच्चा कह रहा है सर आपने गलती कर दी है। मैंने कहा क्या? कहता सर ये इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी ना। नालायक, आपने भी गलती कर दी है। यहां पे उसने बोला लैंड की लेट आउट इनकम है, और लैंड की इनकम जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाती। याद आ रहा है कुछ? सबलेटिंग की इनकम अदर सोर्स में होती है, और अगर आपने लैंड किराए पर दी है तो भी इनकम किस में जाएगी, अदर सोर्स में ही जाती है। उसके बाद एक और फिर कैपिटल गेन दोबारा स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायर फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन कैपिटल गेन। जब हम कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, उसका चार्जिंग सेक्शन जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सी बात उसमें रिक्वायर नहीं है, मतलब कौन सी बात रिक्वायर है वो नहीं बताना, कौन सी बात रिक्वायर नहीं है वो बताना है। पहला, देयर मस्ट बी गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ये तो जरूरत भाई, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से अगर गेन होगा तो भी टैक्सेबिलिटी आएगी। कैपिटल एसेट शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54, बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफर मस्ट बी कैपिटल एसेट, बिल्कुल सही बात है। द ट्रांसफर मस्ट हैव बीन इफेक्टेड इन दी प्रीवियस ईयर होना चाहिए, यहां पे लिखा असेसमेंट ईयर, ये बात रिक्वायर नहीं है। याद करो, अगर आपको ध्यान आ रहा हो सेक्शन 45(1) इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, वहां पे क्या लिखा है, ट्रांसफर इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर। इट मींस अगर ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में होगा फिर टैक्सेबिलिटी की बात होगी। यहां पे असेसमेंट ईयर वर्ड लिखा है, तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर तीन जो लिखी है वो रिक्वायरमेंट है, तो उसने मुझसे बोला है नोट रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद जी, एज पर जनरल रूल कैपिटल गेन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर। अपने आप बोल दो रही कैपिटल गेन किस ईयर में टैक्सेबल होंगे, याद आ रहा है, इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो अपने आप बोल दो किस ईयर में टैक्सेबल होंगे, जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उस ईयर में आपके कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन इज कैलकुलेटेड व्हेन, कैपिटल गेन कब कैलकुलेट किया जाएगा, एनी एसेट, किसी भी एसेट के ट्रांसफर पर, ना जी ना। एनी कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर, कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करोगे उसी केस में कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बताओ कैसे कैसे गिरे गिरे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने प्रोविजन भी ध्यान से पढ़े हैं, मेरे कोडिंग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आगे देखो जी, कैपिटल गेन अराइज ऑन, कैपिटल गेन किस पे होता है, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट, नहीं, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट अंडर सेक्शन 214, आंसर इज यस। जितनी भी कैपिटल एसेट सेक्शन 214 में है, याद करो 214 किसका है, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन का, तो जो भी उसमें कैपिटल एसेट लिखी होंगी उसकी ट्रांसफर पर क्या लग जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद कैपिटल एसेट किस में डिफाइन की गई है, क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, अभी तो ऊपर बोला है 214, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओए होए, कई बच्चे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं यार हमारे तो सारे सही हो रहे हैं। अभी देखूंगा, अभी आप लिखोगे ना सारे कंप्लीट होने के बाद किन किन के कितने नंबर आएंगे, तब मुझे पता लगेगा। और ध्यान रखना, मैं हर एक बच्चे के मैसेज पढ़ता हूँ, हर एक बच्चे के मैसेज पढ़ता हूँ मैं बाद में कि हाँ भाई किन किन बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं। तो कोई अगर झूठ बोलेगा ना सर, मुझे पाप नहीं लगेगा और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, बुरा आपको लगना चाहिए कि आपने मुझसे झूठ बोला है। ठीक है, तो झूठ मत बोलना, चाहे मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन गलत हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई बोलना कि सर इतने क्वेश्चन गलत हैं। उसके बाद एक कैपिटल एसेट मींस, कैपिटल एसेट का मतलब क्या है, एनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, यस ये भी डेफिनेशन में आती है। कोई भी सिक्योरिटी एफआईएस वाली, ये भी आती है। एनी राइट्स इन इंडियन कंपनी इंक्लूडिंग साइट्स ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आता है। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी ही डेफिनेशन आपकी कैपिटल एसेट में आती है। बताओ क्या मजेदार डेफिनेशन है। कैपिटल एसेट में क्या नहीं आता, स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता, मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट नहीं आते, रूरल एग्रीकल्चर लैंड आपकी ये भी नहीं आती। तो भैया सारी चीजें कैपिटल सेट में नहीं आती, इसका भी आंसर क्या बनेगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल एसेट, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में कवर ही नहीं होती, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में कवर ही नहीं होती। पर्सनल हाउस कवर होता है, पर्सनल ज्वेलरी ये भी कवर करते हैं,
फैक्ट्री बिल्डिंग ये भी कवर करते हैं। पर्सनल कार, तो भैया कार इज पर्सनल और कार इज मूवेबल प्रॉपर्टी, और मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल इफेक्ट इज नॉट ए कैपिटल एसेट। तो भैया ये जो है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम कैपिटल एसेट से बाहर निकाल देंगे। आगे देखो, गोल्ड यूटेंसिल्स, हाँ जी, गोल्ड यूटेंसिल्स क्या कैपिटल सेट होती हैं? यस। सिल्वर यूटेंसिल्स क्या कैपिटल सेट होती हैं? आंसर इज नो, हाई कोर्ट की जजमेंट थी। तो भैया चांदी के बर्तन जिसमें आप खाना खा सकते हो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, गोल्ड के बर्तन पे लगेगा। तो गोल्ड यूटेंसिल्स इज ए कैपिटल एसेट और सिल्वर यूटेंसिल्स इज नॉट ए कैपिटल एसेट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, ये जो आपका स्कैनर है ये मैंने एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन मैं वहीं से करा रहा हूं, ठीक है जी। बस ऑलमोस्ट ये लास्ट ही सेशन है आज हमारा, लास्ट सेशन ही है, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन अब थोड़े बहुत बच जाएंगे वो अपने एक बार घर से खुद ट्राई करने हैं, फिर मैं दोबारा से ही चैप्टर वाइज स्टार्ट करूंगा अक्टूबर में। सर सितंबर में क्या करेंगे? अमेंडमेंट्स और कस्टम की रिवीजन। सितंबर का पूरा महीना उस पर डिवोटेड है, आपने साथ के साथ अमेंडमेंट क्लास जरूर करनी है, बात ध्यान देना, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट? इसमें से कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट है? गाड़ी तो ये तो है ही नहीं। अगर ज्वेलरी, आपने ज्वेलरी ली है, 10 साल आपने यूज किया, पर्सनल यूज किया और फिर आपने बेच दिया, यस ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड बाय प्रॉपर्टी डीलर, ना जी ना, ये तो स्टॉक इन ट्रेड है, पीजीपी का टैक्सेबल होगा। शेयर्स आपने 11 महीने के बाद बेच दिए, तो भैया अगर 11 महीने के बाद बेचे तो 12 महीने तक तो वैसे ही शॉर्ट टर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जहां पे लॉन्ग टर्म आएगा। और उसने मुझसे पूछा ही क्या, इनमें से कौन सी एसेट आपकी लॉन्ग टर्म होती है। उसके बाद देखो जी, एज पर द कंटेंशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, गोल्ड बार सोवरिन यूज फॉर पूजा आर कैपिटल एसेट, हेंस कैपिटल गेन टैक्सेबल, इज द कंटेंशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर इज वैलिड? आंसर इज यस, बिल्कुल वैलिड है भैया। गोल्ड के बार है, सॉवरिन है, ठीक है जी, जिसको आप चाहे पूजा में ही क्यों ना यूज करते हो, मैंने पहले बताया था गोल्ड की कोई भी चीज होगी ना उस पर कैपिटल गेन लगेगा, चाहे वो बर्तन ही क्यों ना हो। सर सिल्वर यूटेंसिल्स बाहर हैं, गोल्ड का कुछ भी बाहर नहीं है, तो गोल्ड वाले तो हर केस में टैक्सेबिलिटी आएगी आएगी, बात खत्म होगी, तो गोल्ड के तो हर केस में टैक्सेबिलिटी है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज अ गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए लैंड एंड बिल्डिंग विच इज हेल्ड बाय सेसी फॉर नॉट मोर देन 24 मंथ। आपने अब बोल दो अब आपका लैंड बिल्डिंग पर कितनी लिमिट होती है? 24 मंथ की लिमिट होती है ना, तो उसने लैंड बिल्डिंग की बात की है, आंसर क्या बनेगा? 24 मंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, याद करो सेक्शन नंबर 1037। एग्रीकल्चर लैंड से आने वाला गेन एग्जाम्प्ट कर देंगे, कुछ कंडीशन होती हैं, कंडीशन कहते हैं पिछले 2 साल से आप उस लैंड को एग्रीकल्चर पर्पस में यूज कर रहे थे। कई बच्चों को मुझे पता ध्यान नहीं आएगा, कई बच्चे ऐसे वैसे यहाँ जगराता सुनने आ रहते हैं, आज मैं का जगराता दर्शन पाएंगे, आएगी शेरों वाली माता दर्शन पाएंगे, सत्संग सुनने के लिए आ चुके हैं, कोई कैपिटल गेन की रिवीजन नहीं की, कोई कुछ नहीं, उनको लगा आता तो होगा हमें। तो आपको बार बार कह रहा हूं, बिना प्रोविजन की क्लियरिटी के, बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। याद करो 1037, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को 2 सालों के लिए यूज किया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उस केस में गेन एग्जाम्प्ट होते हैं। तो फिर यहां पे क्या आएगा? 2 साल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद लिस्टेड सिक्योरिटी है जी, लिस्टेड सिक्योरिटी में कितनी टाइम लिमिट होती है? 12 महीने। बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अनलिस्टेड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड शेयर्स नहीं कह रहे, अनलिस्टेड डिवेंचर्स आपने सेल किए 24 महीने के बाद बट 36 महीने से पहले, तो क्या आएगा? शॉर्ट टर्म आएगा सर, क्योंकि अगर अनलिस्टेड शेयर्स होता, मैं दोबारा बोलूंगा, अनलिस्टेड शेयर्स होता तो 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म आ जाता, बट अनलिस्टेड डिवेंचर वाले केस में 36 मंथ की लिमिट होती है। आपने 24 महीने के बाद बेचे हैं, तो भैया 24 महीने के बाद बेचे हैं और 36 महीने से पहले बेच दी हैं, तो गेन शॉर्ट टर्म आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, अगला सही है, अनलिस्टेड शेयर्स आ गए हैं, उस केस में लॉन्ग टर्म कब बनते हैं? अगर आपने 24 महीने के बाद, तो अनलिस्टेड शेयर्स वाले केस में 24 महीने हैं, अनलिस्टेड डिवेंचर वाले केस में 36 महीने हैं, ठीक है जी। तो आज हम मेरे ख्याल से 55 तक ही करेंगे, उसके बाद अब हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं एक बार देखें। 100 क्वेश्चन है, तो मतलब 45 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं जो आपने प्रैक्टिस खुद करने हैं। सर इसके आंसर कहाँ मिलेंगे? आप एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पर जाओ, मैं आपको दिखा देता हूं। एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट अगर आपको यहाँ पे दिख रही हो, ये सेट नंबर 12 है, ये देखो, विद आंसर और विदाउट आंसर। फ्री नोट्स वाले फोल्डर में जाओगे, CS नोट्स में जाओगे,
न्यू टेक्स्ट के अंदर सेट नंबर 12 विद आंसर विदाउट आंसर, मैं आपको विदाउट आंसर वाला करा रहा हूं, ठीक है जी, क्योंकि आंसर आप मुझे खुद निकाल के दे रहे हो, आपने भी विदाउट आंसर वाला डाउनलोड करके फिर विद आंसर से चेक कर लेना। और जो भी डाउट होंगे सैटरडे संडे हमारे डाउट सेशन होते हैं, उसमें आप पूछ सकते हो। बाकी इस सैटरडे को आपसे मुलाकात होगी दोबारा से, ठीक है जी, इस सैटरडे को दोबारा से मुलाकात करेंगे। और बाकी अब अमेंडमेंट क्लास आने वाली है बहुत जल्दी, तैयारी कर लो, उसकी एक नोटबुक लगा लो। अमेंडमेंट नोट्स आपके पास आ चुके हैं, नोटिंग मैं क्लास में ही कराऊंगा, एग्जाम्पल सारे क्लास में कराऊंगा, आपने साइड बाय साइड कंप्लीट करने हैं सारी अमेंडमेंट्स, बहुत बढ़िया तरीके से मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। और बाकी मुझे अब बताओ किन किन बच्चों के कितने क्वेश्चन सही हैं, और ताकि मुझे पता लगे कि आपने क्या किया, ठीक है जी, चलो जी। और बस यहां तक एक बार आपने तैयारी करनी है, बाकी उम्मीद करूंगा आपकी तैयारी सही चल रही है। सैटरडे को जो हम सेशन लगाते हैं गूगल मीट पर, उससे आपको बहुत बढ़िया रिवीजन होगी। उम्मीद करूंगा जितने हम क्वेश्चंस करेंगे उसके आप प्रैक्टिस डे बाय डे करोगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा उसके आप प्रैक्टिस घर में अच्छे से करके आओगे, मैं कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं आपको, ताकि ये लगे कि भैया मैं तैयारी बढ़िया तरीके से करके आनी है, ठीक है। तो सिंपल सी बात बस ये है, अपनी तैयारी पूरी करते रहो अच्छे तरीके से, मुझे आपका रिजल्ट चाहिए, मुझे आपके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल चाहिए, मुझे आपके नंबर चाहिए, और बस मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, ठीक है। ओके जी, मिलूंगा फिर नेक्स्ट उसके अंदर। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, अपना प्यार बनाए रखो, लव यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।